नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हमने सेट 4 लेके आया है। पहले ही ऑलरेडी 3 सेट हम अपने इस चैनल पे डाल चुके हैं। तो ये चौथा सेट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने इस सेट में लगभग 60 क्वेश्चन लिए हैं और 60 की पूर्णतः व्याख्या हम आज इस सेट के द्वारा, इस चैनल के द्वारा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेट 4 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान में जो आपातकाल का प्रावधान राष्ट्रपति को दिया है, वो 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से नोट कीजिएगा जो जो हम बात इसमें बता रहे हैं। सबसे पहला आपात जो होता है, राष्ट्रपति को दिया गया है जो आपातकालीन शक्ति, वो 352 के तहत पहला आपात है, राष्ट्रीय आपात की शक्ति दिया गया है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है। और लास्ट जो तीसरा आपात है वो वित्तीय आपात है, जिसका अनुच्छेद 360 में वर्णित है। तो याद रखिएगा, 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है और 360 के तहत वित्तीय आपात। ये सभी आपात शक्तियाँ राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रीय आपात अभी तक कितने बार लग चुका है और कब कब। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ध्यान से नोट कीजिए इसको कि राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लग चुका है। पहला राष्ट्रीय आपात की घोषणा जवाहरलाल नेहरू सरकार ने की थी 1962 ईस्वी में, जो भारत और चीन युद्ध हुआ था। जो भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, उसमें पहली आपातकाल लगी थी 1962 ईस्वी में। डेट था 26 अक्टूबर 1962। दूसरी आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी सरकार ने की थी, उसका डेट था भारत पाक युद्ध, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में। भारत पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, सेकेंड आपातकाल लगा था राष्ट्रीय आपात। और थर्ड आपात जो था, इसको भी इंदिरा गांधी सरकार ने ही लगाया था 26 जून 1975 को। याद रखिए 1975 में। तो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो वर्ष है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 में की थी, जो आंतरिक गड़बड़ियों के कारण उन्होंने की थी, जो जयप्रकाश नारायण के चलते, जिसमें वो जेल में भी बंद हो गए थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी तक राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगा है। तो याद रखिएगा, पंजाब में सबसे पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन होता है, पंजाब में सबसे पहला लगा था। 1951 ईस्वी में भार्गव मंत्रिमंडल का पतन हुआ था, इसी के कारण लगा था राष्ट्रपति शासन पंजाब में। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन यानी 356 सबसे ज़्यादा समय तक कहाँ लगा है। तो याद रखिएगा ये भी कि जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 6 साल, 90 से 96 तक जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा लगा राष्ट्रपति शासन। तो ये पहला क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमको मिलती है, सभी को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में युद्ध की घोषणा, तो अभी बताए हैं कि भारत में युद्ध की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। भारत में युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन राज्य करता है। तो याद रखिएगा, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो पश्चिम बंगाल करता है, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल। और जूट का भी उत्पादन पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा करता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अच्छा, दूसरा जो ऑप्शन है उसमें महाराष्ट्र में क्या होता है। तो महाराष्ट्र में प्याज सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और प्याज, कपास और ज्वार, ये तीनों चीज़ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और यहाँ पे तमिलनाडु है। तो आपको बता दें कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है तालाब है, और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा तालाब से सिंचाई होती है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर चावल के उत्पादन पश्चिम बंगाल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में
देश में सर्वाधिक चीनी मिल निम्न में से किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा चीनी मिल याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में है, और इसके बाद आता है नंबर महाराष्ट्र का। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा चीनी मिल जो है उत्तर प्रदेश में है, पहले महाराष्ट्र है, अब बदल के उत्तर प्रदेश हो गया है, ये न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार। सेकेंड स्थान पर अब महाराष्ट्र चल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 5वां नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार को लागू करने का किसके पास अधिकार है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, वो लागू कौन करता है? तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार को लागू सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कर सकता है। आपको बता दें मौलिक अधिकार का जिक्र भाग जो है 3 में है, नोट कर लीजिएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का जिक्र है, अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में। और इसको लागू कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अच्छा, मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया? तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो याद रखिएगा मूल संविधान में मौलिक अधिकार जो थे 7 थे, लेकिन अब जो है 6 हो गए हैं। एक घटा क्यों? क्योंकि 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें संपत्ति का अधिकार जो था 31 और 19 क में इसको हटा के अब कानूनी अधिकार कर दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार कर दिया गया अनुच्छेद 300A में। तो याद रखिएगा मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन अब इसको घटा के 6 कर दिया गया। किसको हटाया गया है? तो 31 और 19 क में वर्णित 31 और 19 क में वर्णित संपत्ति के अधिकार को हटा के अब कानूनी अधिकार 300A के तहत कर दिया गया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस मौलिक अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कही है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कही है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 5वें भाग में वर्णित क्या क्या है? भारतीय संविधान के 5वें भाग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 में भारतीय संविधान के भाग 5 में जो अनुच्छेद है 51 से लेके 52 से लेके 151 तक वर्णित है। अनुच्छेद 52 से 151 तक भाग 5 में वर्णित है, और इसमें महालेखी परीक्षक, महान्यायवादी, संसद, ये सभी का पद काल और जिनकी योग्यता क्या होगी, नियुक्ति का जो भी मार्ग है वो क्या होगा, ये सब इसमें वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णित है, जिसमें संसद के बारे में, महालेखी परीक्षक, महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखी परीक्षक, इस सभी का नियुक्ति योग्यता के बारे में इसमें वर्णित है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बता दें कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जो थे जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था, और यही जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी यही चुने गए थे, ये जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखिएगा। अच्छा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चली? तो इसकी शुरुआत बोस्टन टी पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी से हुई, जो 1773 में हुई, और ये 1783 ईस्वी तक चली। बोस्टन टी पार्टी से इसकी शुरुआत हुई, और ये 1773 में बोस्टन टी पार्टी हुई, और ये कब तक चली? 1783 ईस्वी तक चली। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें इम्पोर्टेंट है कि एक क्वेश्चन और बनता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम हुई उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे और याद रखिएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक थे वो सैमुअल एडम्स थे, सैमुअल एडम्स, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि अमेरिकी उपनिवेशकों को ब्रिटेन जो इंग्लैंड ने कब स्वतंत्रता प्रदान किया? तो यही 1783 हो जाएगा। अभी आपको बताएं कि 1773 से चल के 1783 ईस्वी तक ये चली थी, उसके बाद इंग्लैंड ने इसको स्वतंत्रता दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत परिवार में क्या होता है? व्यक्ति की ख्याति बढ़ती है, सामाजिक सुरक्षा रहती है,
तीसरा ऑप्शन है शिक्षा का अवसर मिलता है या व्यक्तिगत विकास का अवसर मिलता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यक्तिगत सुरक्षा में व्यक्तिगत विकास का अवसर मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को जाता है? तो याद रखिएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1939 से 45, 1939 से 1945, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूसों को जाता है, रूसों को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अच्छा सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से 1945 में। अच्छा इसमें नेक्स्ट ही क्वेश्चन में देखिए दे रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे विंस्टन चर्चिल थे। अच्छा कभी कभी ये देता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो लिख लीजिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, याद रखिएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के राष्ट्रपति थे और विंस्टन चर्चिल जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से और याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उस समय कौन था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं उस समय वुडरो विल्सन थे, वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और पीएम जो थे कहाँ के? ब्रिटेन के, वो थे लॉर्ड जॉर्ज। दोनों याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन और पीएम लॉर्ड जॉर्ज थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल क्या थे? ब्रिटेन के पीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये आपको सभी को मालूम होगा कि प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1951 से 52 में, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत से जीत मिली थी। तो 12 का आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है? तो याद रखिएगा आपको यहाँ बता दें कि सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, सबसे प्राचीन, लेकिन इसमें कहीं भी मत्स्य ऑप्शन में नहीं है। तो मत्स्य के बाद जो पुराण आया वो पुराण आया ब्रह्म पुराण, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्म हो जाएगा, लेकिन सबसे प्राचीन पूछे तो हमेशा दिया रहता है मत्स्य पुराण। अच्छा मत्स्य पुराण किस वंश से है? तो याद रखिएगा आदि सातवाहन वंश से, आदि सातवाहन वंश से संबंधित है। अच्छा और भी ऑप्शन देख लेते हैं। जो विष्णु पुराण है ये किस वंश से है? तो विष्णु पुराण याद रखिएगा मौर्य वंश से है, विष्णु मौर्य वंश से संबंधित है। अच्छा ये वायु पुराण, तो वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों की संख्या अगर पूछे तो पुराणों की संख्या 18। पुराण के आविष्कारक कौन है? तो याद रखिएगा महर्षि लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रवासा जो थे पुराण के आविष्कारक है, लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रवासा। 18 पुराण है, सबसे प्राचीन और प्रमाणित मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण मौर्य वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा गुप्त काल को स्वर्ण युग तो कहा जाता है, गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा श्रीगुप्त। गुप्त काल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, संस्थापक श्रीगुप्त। अच्छा गुप्त काल के संस्थापक तो श्रीगुप्त थे, लेकिन इन गुप्त काल का अंतिम शासक अगर पूछे तो याद रखिएगा विष्णुगुप्त, अंतिम शासक विष्णुगुप्त, ठीक है। और भी गुप्त काल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई, कौन से शासक ने स्थापना किया था? तो कुमार गुप्त ने। नालंदा की स्थापना जो किए थे वो कुमार गुप्त थे, नोट कर लीजिएगा। अच्छा नालंदा की स्थापना तो कुमार गुप्त ने किया था, लेकिन विध्वंस कौन कराया था? तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी, उसने क्या किया था? इसका विध्वंस कराया था। ऐसा माना जाता है कि 3 महीने तक वो लाइब्रेरी जलती रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा इसमें और भी इंपॉर्टेंट है, उसको बता देते हैं। मौर्य काल का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, कुषाण का संस्थापक कुजुल कॉन्फिडियस, कुजुल कॉन्फिडियस डियस, गुप्त काल हो गया। आनंद काल का संस्थापक याद रखिएगा महापनानंद थे,
महापनानंद। अंतिम शासक कौन था? धनानंद, जिसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यकाल की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायत का कार्यकाल सभी को मालूम है 5 वर्ष का होता है। देखिए क्वेश्चन हल्का लग रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड जितना हम तथ्य दे रहे हैं यही टॉप थोड़ा क्वेश्चन होगा तो यही सब पूछेगा। तो इसको अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल ही हमने बताया था कि 2 क्रमिक देशांतरों के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो 4 मिनट का होता है। और पूरे पृथ्वी को 24 समय जो 24 भाग देशांतरों में बांटा गया, ये भी हमने बताया था। अच्छा, भारत का समय कहाँ से होता है? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, ये भी हमने कल बताया था। कल के वीडियो को जो नहीं देखे दोस्त मेरे देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है भारत का मानक समय जो है, भारत का मानक समय जिस देशांतर रेखा के तुल्य है, वह रेखा निम्न में से किस शहर से होकर गुजरती है? तो अभी बताएं, इलाहाबाद के कहाँ से? नैनी से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चांद की संख्या सर्वाधिक है, यानी उपग्रह की संख्या सर्वाधिक है? तो बृहस्पति का सबसे ज़्यादा उपग्रह है। और कल पिछले वीडियो में ही बताया था कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, उसके बाद शनि का उपग्रह आता है। मंगल का 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये भी हमने बताया था। तो इतना नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक इकाई क्या है? तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक इकाई जो है उसकी सचिवालय है। अच्छा, बात कर लेते हैं, इसमें और भी कुछ है। सुरक्षा परिषद क्या है? तो सुरक्षा परिषद 5 सदस्यों से मिलकर बना होता है। टॉप जो 5 है, जिसको वीटो पावर पदार्थ है, जिसमें चीन है, रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है। तो ये सब सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया है। तो मिट्टी निर्माण कैसे होती है? तो याद रखिएगा, मिट्टी जो निर्माण होती है भौतिक क्रिया से भी होती है, रासायनिक क्रिया से भी, अपक्षयन से भी होती है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से मिट्टी का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास आपको बता दें कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास दोनों होता है। तो विषुवतीय व्यास 12,756 है तथा ध्रुवीय व्यास है जो 12,714 किलोमीटर होता है, यानी यही 13-14 के रेंज में। तो ये हो गया ध्रुवीय और विषुवतीय। अच्छा, कहीं कहीं अंतर पूछ देता है कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर क्या है? तो घटा लीजिएगा, लगभग ये 43 किलोमीटर के अंतर में आएगा। घटा लीजिए, 6 में से 3 गया 3 और 5 में से 1 गया 4, लगभग 43 किलोमीटर इन दोनों के बीच का अंतर होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा नौगमय झील कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा, तो याद रखिए टिटिकाका झील, जो कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में स्थित है टिटिकाका झील। ये विश्व का सबसे ऊंचा नौगमय झील है। इसकी ऊंचाई बता दें 3812 किलोमीटर है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील भी इसी को बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत गणराज्य है, इसका तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख भी होते हैं, यानी यहाँ पे राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है संसद के संविधान के नियम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति अभी बताएं जॉर्ज वाशिंगटन थे, जिन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की थी। कब से कब तक? 73 से 83 तक ये चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब्राहम लिंकन के बारे में आपको मालूम ही होगा, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, यही दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, इसके तत्कालिक कारण वर्साई की
वर्साई की संधि जो प्रथम वर्ल्ड वॉर में हुआ था, जो खत्म हुआ, वर्साई की संधि पे खत्म हुआ 1783 में, ये का पक्षतापूर्ण संधि, ये भी सही है। राष्ट्रीय संघ की असफलता, प्रथम वर्ल्ड वॉर में राष्ट्रीय संघ का गठन हुआ था लेकिन वो असफल रहा, ये भी सही है। और गुप्त सैन्य समझौता जो इटली ने किया था, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध का कारण। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था इसका तत्कालिक कारण क्या है, तो याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। याद रखिएगा जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, याद नोट कर लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तत्कालिक कारण क्या था, ये इसको भी याद रख लीजिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड का तत्कालिक कारण नोट कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार जो थे, जो फर्डिनेंड की बोर्निया की राजधानी में सेरेजोवा में उनको हत्या कर दिया था, ये इसका तत्कालिक कारण था। ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार जो थे फर्डिनेंड, उसको बोर्निया की राजधानी में मार दिया गया था, ये इसका तत्कालिक कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है, तो कल ही के वीडियो में बताएं कि सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के अलवर जिला में ये पड़ता है और ये शेर बाघ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, सभी को मालूम है मयूर है। अच्छा, राष्ट्रीय पक्षी जो है मयूर है, इसका वैज्ञानिक नाम बताइए, लिख लीजिए, नहीं मालूम है तो पावो क्रिस्टेटस। अच्छा, और भी नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, मालूम ही होगा। राष्ट्रीय चक्र क्या है, अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय ज्ञान क्या है हम लोग का, जन गण मन है। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, पैंथेरा टाइगर्स, नोट कर लीजिए, पैंथेरा टाइगर्स। राष्ट्रीय फूल जो है कमल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है, तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। कपास सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही होता है, तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। अच्छा, एक और कल ही हमने बताया था, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक पुरानी एक नई। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। खादर को नवीन, न्यू वाली को, और बांगर पुरानी को। चलिए, लाल मिट्टी कल ही बताए थे कि आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसंख्या मूल्य दर किस पर मापी जाती है, तो याद रखिएगा जो जनसंख्या मूल्य दर है ये 1000 पर मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किसको किससे जोड़ता है, तो संख्या जो NH7 है ये बनारसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, NH7, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक आयोग है, तो पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है और हमने बोला था कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग है, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 में जवाहरलाल सरकार ने की थी, लेकिन इसको नरेंद्र मोदी सरकार ने हटा के 1 जनवरी 2015 से क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया, बताए ही थे। और ये भी बताए थे कि नीति आयोग का अध्यक्ष अभी प्रधानमंत्री होता है, जैसे योजना आयोग का होता था, और नीति आयोग का उपाध्यक्ष और नीति आयोग का सचिव तथा CEO, ये सभी हमने बताया था। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कौन है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे और भी चीज़ हम बता दें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग बताए ही थे। 280 संविधान के वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत हुआ है, वित्त आयोग 280। और आपको बता दें कि ये निर्वाचन आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 से 329 भाग 15 के अधीन में हुआ है। और लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग, ये भी आपको बताए थे कि 1924 में विधि आयोग के सिफारिश के बाद 26 में क्या किया गया, इसकी स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बताएं, देखिए मौलिक अधिकार में संविधान की आत्मा किसे कहते, तो मूल अधिकार में अनुच्छेद 32 को संवैधानिक
संविधान की आत्मा जी। ये 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य का और भी नाम है विष्णुगुप्त, कौटिल्य, इसी को कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का बाल अवस्था से इसी ने ही परवरिश किया था। और एक बड़ा साम्राज्य धनानंद के साम्राज्य को नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंगेज खा किस देश का निवासी था? तो चंगेज खा मंगोलिया का निवासी था और इसने जलालुद्दीन का पीछा करते करते इल्तुतमिश के काल में, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के काल में ये आया था भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? तो याद रखिए राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों के तक रोक सकता है। इसके बाद स्वतः धन विधेयक पारित मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। आपको जैसा मालूम है शुक्र को पृथ्वी का बहन भाई, सूरज सुबह का तारा, शाम का तारा, ये सभी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुध सूर्य को 88 दिन में परिक्रमा करता है और सबसे कम दिन में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। मंगल ग्रह के बारे में हम बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विषुवत रेखा पर दिन होता है कितने घंटे का? तो याद रखिए 12 घंटे का। आपको बता दें कि ये पृथ्वी का जो ऐसे होता है यही विषुवत रेखा है, जिसको भूमध्य रेखा भी हम लोग कहते हैं। और यहाँ पे 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का माता कहा जाता है? तो याद रखिए मैडम भिकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। और आपको एक और चीज़ यहाँ बता दें कि मैडम भिकाजी कामा जो थी वो भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी और इन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका ये यहाँ का भ्रमण किया और भारत की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता के पक्ष में यहाँ पे बहुत सारा लोगों को संगठित किया और माहौल बनाया। और आपको बता दें कि सबसे पहले इन्होंने ही जर्मनी के स्टटगार्ट, नाम नोट कर लीजिएगा, स्टटगार्ट में सबसे पहले क्या किया? राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था स्टटगार्ट में। कौन? मैडम भिकाजी कामा। कहाँ पे? जर्मनी के स्टटगार्ट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो याद रखिएगा राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू है। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति और यही राज्यसभा का सभापति होता है। और एक और बता दें कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान कौन अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। 5 साल के लिए ये होंगे। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो ये भी यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ये लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950, 15 मार्च 1950। ये भी क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिए, सैन फ्रांसिस्को में है। 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। हरदयाल, गदर पार्टी की स्थापना हरदयाल, लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। ये क्रांतिकारी संगठन था, पार्टी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और इसको सेकंड ताजमहल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, लेकिन ये किसका मकबरा है? तो याद रखिएगा औरंगजेब की जो बीबी थी रबिया उद्दरानी, नोट कर लीजिए, रबिया रबिया उद्दौरानी का ये मकबरा है। रबिया उद्दौरानी का ये मकबरा है। अच्छा, ये रबिया उद्दौरानी का असली नाम क्या था? तो ये भी नोट कर लीजिए, दिलरस बानो बेगम था। दिलरस बहुत ही खास नाम है,
दिलरस बानो बेगम था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ये सेकंड ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ये जो है रबिया उद दौरानी का मकबरा है, मज़ार है, और ये इसका जो ओरिजिनल नाम है दिलरस बानो बेगम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये पाल वंश जो बंगाल में पाल वंश जो था बौद्ध का प्रचार प्रसार करता था और बौद्धिस्ट को मानता था, और इसका संस्थापक जो था गोपाल था, और इसी का बेटा हुआ धर्मपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के लिए कौन से सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थाई सेना का निर्माण किया? तो आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना का निर्माण किया, और इसने केवल अस्थाई सेना ही नहीं, नगद वेतन भी देना स्टार्ट किया, सैनिकों को नगद वेतन, अस्थाई सेना, और साथ में साथ घोड़ा दागना, सैनिकों का हुलिया भी लिखना इसी ने स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो जो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, उसको ये मार के गद्दी पर बैठा, और इसका जो नाम कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है कि इसका जो नाम है ये अली और गुसरफ, बचपन का नाम इसका क्या था? अली और गुसरफ भी था, ये भी नोट कर लीजिए, अली एंड गुसरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और चीज़ है, इल्तुतमिश, यहाँ पे एक और चीज़ है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और इन्होंने 40 दासों का एक सेना बना था जिसको 40 चौहानी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपको बता दें, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। 1942 का भारत शासन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, उसी में करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, और इन्होंने ये बोला था कि हम भारत को आज़ाद करेंगे या इसके लिए अपनी जान दे देंगे। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन के दौरान स्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत लड़का इसमें गलत करते हैं। सभी क्या करते हैं? ऑक्सीजन मार देते हैं, जबकि ये गलत है। श्वसन के दौरान सबसे अधिक क्या लिया जाता है? नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन लिया जाता है, और 78% इंसान छोड़ता भी है। याद रखिएगा, श्वसन के दौरान सबसे ज़्यादा जो है 78% नाइट्रोजन हम ग्रहण करते हैं और 78% छोड़ते भी। अच्छा, ऑक्सीजन की बात करें तो 21% ग्रहण करते हैं और 16% ही छोड़ते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो 0.0% जो वातावरण में है उतना ही हम ग्रहण करते हैं, और 4% के करीब में ये छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो होता है वो घेगा रोग होता है। अच्छा, स्कॉर्बी विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है, और रक्तअल्पता जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। रक्त की कमी से रक्तअल्पता होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पके हुए अंगूर में क्या होता है? तो आपको बता दें कि पके हुए अंगूर सभी फलों में, जनरली सभी फलों में फ्रुक्टोज पाया जाता है। जनरली सभी फलों में क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज पाया जाता है, लेकिन पके हुए अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है। पके हुए अंगूर जो होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। अच्छा, सुक्रोज किस में पाया जाता है? तो यह याद रखिएगा, गन्ना यानी ईख में पाया जाता है सुक्रोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी पिंड को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो पिंड पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है वो सीधा होगा, ऊर्ध्वमुखी होगा एकदम, और कितना होगा? तो जितना आप बल डालिएगा उतना वो ऊपर आपको बिगेगा। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत भी यही कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू प्याज क्या है? तो आलू प्याज तना है, और भी तना का उदाहरण है, अदरक है, आलू है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है, ये सब तना का उदाहरण है, तने का रूपांतरण चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, देख लेते हैं। इलीसा क्या है? तो इलीसा जो है एड्स बीमारी के टेस्ट के लिए, जांच के लिए किया जाता है, तो प्रतिरक्षात्मक जांच है। अब एड्स का फुल फॉर्म कल ही हमने अपने वीडियो में बताया था, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम,
इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी की जांच के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है। अच्छा, इलिसा टेस्ट में होता क्या है, तो हमारा रक्त का जो सीरम है उसमें उपस्थित कुछ विशेष प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, जिससे पता चलता है कि इंसान के शरीर एड्स से प्रभावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तक विज्ञान किसकी अध्ययन होता है। उत्तक विज्ञान में कौन सा, तो उत्तकों का अध्ययन होगा। अच्छा, विषाणु को वायरोलॉजी कहते हैं, वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन होता है यानी वायरसों का अध्ययन, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा, तो माइकल फ्राडे ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को खोजा था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आतिशबाजी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखिएगा हरा रंग जो है बेरियम की उपस्थिति के, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अच्छा, लाल रंग पूछे तो आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है वो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। तो जब भी हम लोग बम फोड़ते हैं तो या आतिशबाजी रॉकेट उड़ाते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है, हरा पीला लाल कलर में रंग निकलता है। तो जो स्ट्रोंशियम होता है उससे लाल रंग निकलता है और बेरियम से जो है हरा रंग निकलता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंगस्ट्रम किसकी यूनिट है, तो सभी जानते हैं एंगस्ट्रम किसकी यूनिट है, तरंगदैर्घ्य की यूनिट है। समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन। एम्पियर और समय का सेकंड याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टेनर ने रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अच्छा, विलियम हार्वे क्या किए थे, तो रक्त परिवहन की, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन आयरन युक्त इनमें से कौन है, तो हीमोग्लोबिन जो आयरन युक्त है एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो जब भी हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो चूंकि वहाँ पे सूरज के प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, तो कोई अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश का रंग हमेशा काला दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा होता है, तो रक्त में प्रतिस्पंदन जो पदार्थ होता है फाइब्रिनोजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, फाइब्रिनोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जाती है किसके, तो बर्नौली के प्रमेय के आधार पर वायु में परचक्की क्रिकेट बॉल जो घुमाया जाता है वो बर्नौली का प्रमेय कहता है, परचक्की क्रिकेट बॉल का दोलन की व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमल में तनु करने के लिए क्या किया जाता है, तो याद रखिए अमल में तनु करने के लिए जल में अमल को उड़ेलना पड़ता है यानी डालना पड़ता है बहुत ही तेज गति से। तो ये 61 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है और साथ ही जो हमने व्याख्या कराई उसको अपने नोट पैड पे नोट कर लीजिए। हो सकता है कि नेक्स्ट सेट में या आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन उसी से हूबहू लड़ जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चौथा सेट था, आगे भी हम डेली सेट करवाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हमारे और हमारे टीम का मनोबल ऊँचा होगा और आपको हर संभव जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सभी चीज़ आपको ऑनलाइन स्टडी फॉर विकास आर्या इसी चैनल के माध्यम से हम दे देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो जिस चैप्टर में आपको कन्फ्यूजन है उसको कमेंट करके हमको बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उस चैप्टर का एक अध्याय उस चैप्टर को हम डील कर दें, उस चैप्टर को पढ़ा दें काफ़ी ही अच्छे तरीक़ा से। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।